हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो होने वाली है, इसमें आज हम यहाँ पर यूपी स्पेशल, मतलब कि यूपी स्पेशल का मतलब आपका हो जाता है कि हम यूपी की जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, साथ में यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से होंगे उसको कवर करेंगे। यूपी जीके की बात करें तो 115 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और आपके 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के जो है रहने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, चैनल को नहीं किया लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप लोगों को नहीं भूलना है। पहला क्वेश्चन है, कृषि जलवायु क्षेत्र है और प्रमुख मृदा के प्रकार हैं। कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र किस प्रमुख मृदा के प्रकार से जाना जाता है, इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड के क्षेत्र की बात किया है आपके लवड़ी एवं लोनी मृदा से संबंधित है। कौन से? लवड़ी एवं लोनी मृदा जो है पाई जाती है। बिंद क्षेत्र की बात किया है तो बिंद क्षेत्र में बात करें हम आपकी लाल मृदा पाई जाती है। तराई एवं भाबर के क्षेत्र में बात करें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और मध्य मैदानी क्षेत्र में आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा की बात किया तराई भाबर के क्षेत्र में या मध्य मैदानी क्षेत्र में, दोनों ही जगह आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में लवड़ी मृदा को जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश को कृषि की जलवायु आधार पर कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो कभी क्वेश्चन आए तो 9 आधारों पर बांटा गया है। कितनी? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों पर विभाजित किया गया है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को कितने क्षेत्र पर बांटा गया है। ऑप्शन आता है 7, 8, 9, 10। लोग फंस जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है? तो एक भैया ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। कौन सी नदी है? तो हम कहेंगे इसमें से केन, चंबल और सिंध। ये तो आपकी कहीं भी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। ये तीनों की तीनों नदियां आपकी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, आपको पता ही होगा। और ये तीनों नदियां आपकी यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर। लेकिन गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। कहां से? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से निकलती है। कभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है तो आपको बता देना है पीलीभीत जिले से निकलती है। कौन से? पीलीभीत जो जिला है, पीलीभीत जिले से गोमती नदी जो है निकलती है। जहां से निकलती है उसे माधो टांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? माधो टांडा कहते हैं, ध्यान रखना है। और गोमल ताल से निकलती है। कहां से? गोमल ताल से। बहुत सारे लोगों ने फुलेहर झील भी सुना होगा, तो फुलेहर झील भी आपको पूर्व में कहा जाता था उसको फुलेहर झील, लेकिन अभी उसको गोमत ताल या फिर माधो टांडा के समीप से निकलती है। और यह जो नदी है मानसून और भूजल आधारित नदी है, ध्यान रखना है। गोमती नदी कैसी है? मानसून एवं भूजल आधारित जो है आपकी नदी के रूप में जानी जाती है। और भारत में दिव्य नदियों के रूप में भी गोमती नदी को जाना जाता है। गोमती नदी की बात किया है तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कितनी जिलों से होकर बहती है या संबंधित है? तो आपका एक तो लखनऊ जिला आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोमती नगर भी बसा हुआ है लखनऊ में ही, तो लखनऊ आपका। दूसरा आ जाता है सीतापुर जिला। सीतापुर जिला के बाद आता है बाराबंकी जिला। बाराबंकी जिला के बाद आता है सुल्तानपुर जिला। और सुल्तानपुर के बाद आपका अयोध्या भी आ जाता है। और अयोध्या के बाद अंतिम में आपका जौनपुर आ जाता है। इतने जिलों से होकर जो है आपकी गोमती नदी बहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह गाजीपुर के निकट, कौन सा? एक गाजीपुर है, गाजीपुर के निकट जो है आपकी कहां पर? कैथी नामक स्थान है। कौन सा? कैथी स्थान है, वहां पर जो है गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी में? गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको इतने सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा सही है? इन वनों की समृद्धि में ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। तो क्या 100 से 150 सेंटीमीटर? नहीं भैया, हम कहेंगे 100 से 150 नहीं, बल्कि 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में जो है इन आपकी वार्षिक वर्षा जो है इन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मिलती है। तो पहला वाला गलत हो गया। इस प्रकार के वन जो सामान्यतः लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव जैसे पूर्वी एवं मध्य दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला करेक्ट है, तो केवल ए सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो भारत में कई सारे वन पाए जाते हैं, आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ना, शुष्क पर्णपाती वन और कटक के वन जो है पाए जाते हैं। कटक वन बात किया है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देख पाओगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, किसी को पता है क्या? तो बता सकता है, पहले स्थान पर कौन रहेगा? वो बता सकता है?
अच्छा बताइएगा पहले स्थान पर कौन है? चलो आप लोग क्या ही बताओगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बड़ा हिचकिचाते हो। छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोनभद्र में मिर्जापुर जिला अपेक्षाकृत दोगुना से अधिक वन क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, सोनभद्र वाला जो जिला है वहां पर मिर्जापुर की अपेक्षा ज्यादा आपके वन क्षेत्र पाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ झील है और जिला है, कौन सा झील जो है किस जिले से संबंधित है? जैसे बात करें बरुआ सागर झील, बरुआ सागर झील की बात किया तो झांसी जिले से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात किया है, सोनभद्र जिले से संबंधित है। बेला सागर झील की बात किया तो महोबा से संबंधित है, और सुरहा झील की बात किया तो बलिया जिले से संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर ए वाला सही रहेगा। ए का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। विचार करते हैं। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक गन्ना का उत्पादन किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक दोनों राज्यों को मिला दिया जाए और उत्तर प्रदेश का अगर गणना देखी जाए, उत्पादन देखा जाए, तो गन्ने के उत्पादन में इन दोनों राज्यों से ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश ने उगाया है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात कह रहा है, सही बात है ना ये। दूसरा है उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रत्येक वर्ष निरंतर वृद्धि हो रही है। तो निरंतर वृद्धि तो नहीं हो रही है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कभी कम रही, कभी ज्यादा रही, कभी कम रही, कभी ज्यादा रही, इस तरीके से निरंतर वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऑप्शन केवल सी वाला सही रहेगा, पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्यों? निरंतर वृद्धि नहीं हो रही, इसीलिए वो गलत है। अगर ये होता कि वृद्धि हो रही है तो सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खनिज और जिला है, कौन सा खनिज किस जिले से संबंधित है? जैसे बात करें रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट आपके ललितपुर से संबंधित है। सोना की बात की है, सोना जो है आपका सोनभद्र एवं ललितपुर जिले से संबंधित है। पोटास की बात किया है, चित्रकूट एवं सोनभद्र से संबंधित है। और एंडुलासाइड की बात किया है तो सोनभद्र से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? ए वाला सही रहेगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, ध्यान रखिएगा यूपीएससी नट नाम है। और इस ऐप पर जाके आप लोग मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, और बेस्ट इंपोर्टेंट जो चल रहा है वो टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसमें हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से? एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से जो है कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। इस कोर्स में आपको 90 से ज्यादा क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम आपका स्टैटिक तो रहेगा ही रहेगा, स्टैटिक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में करंट अफेयर्स रहेगा और यूपी जीके भी रहेगा। और इन सभी क्लासों को हम केवल 90 क्लासों को 30 दिनों में पूरा करवाने की क्षमता रखते हैं। तो 30 दिनों में पूरा हो जाएगा। अभी जाइएगा ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन जो है कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अब जो है सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। इसमें राजदरी और देवदरी जैसे जो है जलप्रपात शामिल हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ पर राजदरी और देवदरी जैसे जलप्रपात है शामिल है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल की बात किया तो किससे संबंधित हो जाएगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। किससे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में संबंधित है, तो हम कहेंगे पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में विविध प्रकार के जीव जंतु जैसे काली बदक, चीतल, सांभर, नीलगाय, वन्य सूकर, शाही और भारतीय हिरण जो है पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे ये भी सही है, क्योंकि ये आपके चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में सभी चीजें पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और यह अभ्यारण्य जो है वाराणसी से कभी पूछा जाए कितने किलोमीटर पे है, या फिर आपको कभी जाना हो तो बता देता हूँ। वाराणसी से लगभग 90 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर आपका कौन सा जिला है? चंदौली जिला है। कहां पर है? चंदौली जिला है, उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला में है स्थित है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात किया तो 1957 में की गई थी। ये सारे फैक्ट जो आपको बताते हैं बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं, इनको याद कर लिया करो या लिख लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इनमें चारों में से एक ऐसा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो हम बात करें अदवा बांध। अदवा बांध आपका उत्तर प्रदेश में है, और कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। तो ये भी बताता जाता हूं कहां पर है, मिर्जापुर जिले में है। चंद्रावल बांध की बात की कहां पर है? चंद्रावल जो बांध है आपका महोबा जिले में, कहां पर है? महोबा जिले में है।
डोंगरी बांध की बात किया तो कहां पर ये आपके झांसी जिले में है। और बात की जाए आपकी ओढ़नी बांध की, ओढ़नी बांध आपका भाई उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहां पर है, बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य के भी किस जिले में है, तो बांका जिले में है। तो ध्यान रखना है डी ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि अदवा, चंद्रावल और डोंगरी बांध आपके उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार से संबंधित जो निगम ने कुछ कथन बताए हैं वो कौन से यहां पर सही हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सौड़ मृदा की समस्या प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सौड़ मृदा की क्या होता है, तो सौड़ मृदा एक तरीके से क्षारीय भूमि में सुधार करना होता है, जो मृदा में क्षारीयता हो जाती है उस प्रसार को रोकना होता है, उसे हम सौड़ मृदा कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं क्षारीय मृदा को सुधार करना होता है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, हाँ ये भी करेक्ट है, इसकी स्थापना 1978 में की गई है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो बी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार करें, वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में बताइए कौन सा व्यवस्थित करना होगा जिले को। तो उत्तर प्रदेश में कुछ जिले हैं, इनको एक अवरोही क्रम में हमें लिखना है। जैसे बात करें हम कैसे लिखेंगे, तो सोनभद्र जिला पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर मिर्जापुर, चौथे नंबर पर पीलीभीत। तो हम कहेंगे भाई दोनों ऑप्शन आपके, चारों ऑप्शन आपके सिक्कों से लगे हुए हैं, डी वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सही हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बात की जा रही है, सोनभद्र में पर्वतीय इलाके जनजातीय बेल्ट के कारण उत्तर प्रदेश का बृहत्तम सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो पाया जाता है। वन क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, इन चारों में सोनभद्र में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में, सबसे कम पीलीभीत जिले में पाया जाता है। तो एक सिक्कों से ऑलरेडी ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले से संबंधित है। जैसे हम बात करें कतरनिया घाट की बात की, कहां पर है, तो बहराइच जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा की बात की तो चंदौली जिले में, अभी बताया है आपको। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाराणसी में है। और महावीर स्वामी की बात की जाए तो आपका कहां पर रहेगा, ललितपुर जिले में रहेगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, कहां पर, बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कतरनिया घाट, कछुआ और महावीर स्वामी। चंद्रप्रभा तो अक्सर लोगों को ज्यादातर याद ही रहता है चंदौली जिले में, तो चारों याद कर लोगे तो और बढ़िया है, नुकसान तो होना नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामसर साइट है और जिला है, कौन सा रामसर साइट जो है किस जिले से संबंधित है। जैसे बात करें हम सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार की बात की जाए तो हरदोई जिले से संबंधित है। समान पश्चिम बिहार की, समन भी आ सकता है और समान भी आ सकता है, कुछ भी लिख के आए आपको याद रखना है। समन पश्चिम बिहार की बात की जाए, समन पश्चिम बिहार आपके मैनपुरी जिले से संबंधित है। सरसई नावर झील की बात की जाए तो इटावा जिले में है। और सूर सरोवर झील की बात की जाए तो आगरा जिले में है। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए वाला सही रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन सही है। अब देखो इनके बारे में फैक्ट की अगर हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिटेल से हो जाएगी, तो इनको डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। रामसर साइट और जिला कहां से संबंधित है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने या किस निम्न अनुसार किस रूप में वर्गीकृत जो है किया गया है। तो किसके अनुसार पूछ रहा है, कोपेन के अनुसार पूछ रहा है। तो हम बात करते हैं तो शुष्क शीत ऋतु युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंध, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी रूप में जो है कोपेन ने वर्गीकरण की जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल है। दुधवा टाइगर रिजर्व में क्या शामिल है, तो हम कहेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व में जो है आपका एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हो जाएगा, दूसरा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हो जाएगा, तीसरा कतरनिया घाट शामिल हो जाएगा। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें आपके पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य की, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका शामिल नहीं है, जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट, ये तीनों आपके दुधवा टाइगर रिजर्व में जो है आपके अंतर्गत देखे जाती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला वाला रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अधिकतम सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश की कौन से राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ये तो क्वेश्चन शायद हमें लगता है सभी को ही पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य के साथ में लगती है ना, मध्य प्रदेश राज्य के साथ में लगती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात किया तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुछ और राज्यों से लगती है। जैसे हम अगर एक एक करके बात करें तो हम बात करेंगे भारत के 9 राज्यों से लगती है। कितना, भारत के 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है लगती है। कौन कौन से राज्यों की लगती है, तो हम कहेंगे एक तो आपकी उत्तराखंड राज्य से लगती है, किससे, उत्तराखंड राज्य से लगती है। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश से राज्य से लगती है, हिमाचल प्रदेश से राज्य से लगती है। तीसरा आपकी बात किया तो हरियाणा राज्य से लगती है। चौथी दिल्ली से लगती है। पांचवी राजस्थान से लगती है। छठवीं छत्तीसगढ़ से लगती है। सातवीं झारखंड से लगती है। आठवीं हम कहेंगे बिहार से लगती है, कहां से, बिहार से लगती है। और 9वीं आपकी मध्य प्रदेश से लगती है। तो 9 राज्यों से लगती है ना। इसमें आपका एक जो इसी में शामिल है
यूनियन टेरिटरी से लगती है। और एक चीज और यहीं पे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, किससे, नेपाल से लगती है, किससे, नेपाल से लगती है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम कहेंगे आप हिमाचल प्रदेश से लगती है, किससे, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम, और आपकी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगती है। गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इन मेरठ, प्रयागराज, हरदोई और हापुड़ में से किन किन जिलों से आपका गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो हम कहेंगे मेरठ से भी, प्रयागराज से भी, हरदोई से और हापुड़, चारों के चारों ऐसे जो राज्य जिले हैं जो कि गंगा एक्सप्रेस से होकर जो है गुजरते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आपके लिए होमवर्क है, क्या है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने जिलों से होकर गुजरता है। आपके लिए होमवर्क है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश इन चारों फसलों में कौन से उत्पादन में टॉप स्थान हासिल किया हुआ है। तो हम बोलेंगे एक तो आपके आम में किया है, दूसरा आपके आलू में रखा है, तीसरा अमरूद में रखा है, लीची में नहीं है, लीची में नहीं है। लीची में पूछा जाए टॉप राज्य कौन सा है, तो लीची में टॉप राज्य की बात जैसे ही आ जाए बिहार पे टिक लगा देना। लेकिन आम, आलू और अमरूद पे बात किया है तो उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष जो है उत्पादन मामले में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश अग्रीस परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश में अग्रीस परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा समर्पित है। तो हम कहेंगे आपके किससे, वर्ल्ड बैंक से समर्पित है, किससे, वर्ल्ड बैंक से जो है उत्तर प्रदेश की अग्रीस परियोजना जो है आपकी समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, रानेह जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है, रानेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। रानेह जलप्रपात की बात की जाए तो जैसे ही ऑप्शन आ जाए आप कह देना है केन नदी पर स्थित है, किस नदी पर, केन नदी पर स्थित है। और रानेह जलप्रपात की बात की जाए, केन नदी पर तो है लेकिन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर केन नदी पर स्थित है और ये सुंदर प्राकृतिक जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है केन जलप्रपात, रानेह जलप्रपात जो है केन नदी पर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से 20 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट आता है, वरुणा नदी के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। वरुणा नदी के बारे में विचार करना है। इसका उद्गम जो है वरुणा नदी का प्रयागराज के फूलपुर से होता है। कहां से होता है, प्रयागराज के फूलपुर से आपका वरुणा नदी का जो है उद्गम होता है। पहला वादा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। और वरुणा नदी जो है आपकी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी, किसकी, गंगा नदी की छोटी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 100 किलोमीटर है, ये भी आपका करेक्ट है। वाराणसी में सराय मोहिना के निकट या गंगा में मिल जाती है। तो हम कहेंगे भाई ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही है तो डी वाला हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके जो है बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। प्रतापगढ़ जिले में सराय मोहिना के सदर के बीच में 6 किलोमीटर बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है आपकी वर्णा नदी पर ही देखने को मिल जाता है। हालांकि याद रखना है वर्णा नदी का उद्गम प्रयागराज के फूलपुर से है और गंगा की सहायक नदी है, इतना तो आप कम से कम याद रख ही लेना है। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी संयंत्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित अपशिष्ट से जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उससे सीएनजी प्लांट में यहां पर उत्तर प्रदेश में कहां पर जो है लगाया जा रहा है और उसके बारे में कौन से कथन यहां पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में निर्मित पहला जैव सीएनजी संयंत्र है, कैसा है, पहला निर्मित जैव सीएनजी संयंत्र, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, अडानी गैस लिमिटेड उत्पादित जैव सीएनजी की आपूर्ति हेतु पाइपलाइन यहां पर स्थापित की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस संयंत्र को लखनऊ में नहीं लगाया गया है बल्कि प्रयागराज में लगाया गया है। कहां पर लगाया है, प्रयागराज में लगाया गया है। हाँ, पीपीपी मॉडल पर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसीलिए दूसरा वाला गलत है, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। देखो आप लोग के लिए इतनी मेहनत से हम लोग सारे लोग बहुत सारी मल्टीपल्स आपके लिए वीडियो बनाते हैं, टेस्ट सीरीज लाते हैं चैनल पर, कम से कम इतना तो यार आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे मोटिवेशन दे सको। आपसे मांगता क्या हूँ, पैसा तो 2-4 मांगता नहीं हूँ, मोटिवेशन मांगते हो। मोटिवेशन के तौर पर ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मांगते हैं, वो भी आप लोग नहीं कर पाते हो तो यार मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज कर दिया करो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो जो मुझे उत्साह देता है, काम करने के लिए और ज्यादा बढ़ोतरी करता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नट, उसको भी आप लोग जो है डाउनलोड करके हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो।
कोर्स में कोई भी समस्या आए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बातचीत आपकी यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन पे लौटते हैं। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो राप्ती नदी है उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिले से होकर प्रवाहित होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो श्रावस्ती से होकर प्रवाहित होती है, दूसरा बस्ती से होकर प्रवाहित होती है, तीसरा संत कबीरनगर जिले से प्रवाहित होती है, चौथा गोंडा से प्रवाहित होती है। पीलीभीत जिले से आपकी प्रवाहित नहीं होती है। तो श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा से इन ऑप्शन में कहेंगे हम प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 वाले ऑप्शन आपके करेक्ट है। एक चीज और भी है, तो राप्ती नदी को ही गोरखपुर की शोक नदी भी कहते हैं। किसकी? गोरखपुर की शोक नदी के रूप में जाना जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल की शोक कहते हैं, राप्ती नदी को गोरखपुर की शोक नदी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मार्ग वगैरह परिवर्तन जो है करती रहती है इसलिए। लेकिन प्रॉपर अगर हम बात करें कितने जिलों से होकर गुजरती है तो आपको याद रख लेना है, मैं बता देता हूं। श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा और गोरखपुर, बांसी, बहराइच, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर से यह जो है आपकी राप्ती नदी गुजरती है। अच्छा, राप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? ये भी कभी कभी आ सकता है। तो उद्गम जो है नेपाल से होता है। नेपाल में भी कहां से होता है? नेपाल के रुकुमकोट से होता है। कहां से? नेपाल में रुकुमकोट के समीप से ही आपकी जो है राप्ती नदी का जो है उद्गम होता है, ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वन भूमि नहीं है? तो वन भूमि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में नहीं है बात कराए? तो जौनपुर में नहीं है, गाजीपुर में नहीं है, बलिया में नहीं है, लखीमपुर खीरी में तो बहुत सारी भूमि है, आपको पता ही होगा। सोनभद्र के बाद लखीमपुर खीरी का नाम आता ही आता है ना। लेकिन जौनपुर में, बलिया में और गाजीपुर में वन भूमि नहीं है। तो हम कहेंगे 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो भाई उत्तर प्रदेश में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा? 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक और 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व में आपका जो है आपका जो विस्तार और अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार है दर्शाया गया है। तो आपको जैसे भी याद करना हो, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, 23 52 30 38 77 3 84 39, तो जैसे भी आप याद कर सको याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन की बात करेंगे, 26वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब बनाया गया? तो लखनऊ की बात कर रहा है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से जो कैपिटल है कब बनाया गया था, किस साल बनाया गया था? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। हम कहेंगे 1935 में। 1935 में संयुक्त प्रांत से राजधानी परिवर्तित करके लखनऊ बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1935 में बनाई गई थी। अच्छा, आपको याद रखना है 1836 में कौन सी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की? तो हम कहेंगे 1836 में आगरा राजधानी थी। क्या थी? आगरा राजधानी थी। 1858 में क्या बन गई? 1858 में प्रयागराज, मतलब कि पूर्व में आपका इलाहाबाद जो है राजधानी बनी थी। 1921 में राजधानी क्या बनी थी? लखनऊ बनाया गया था। लेकिन लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से बनाई गई थी। कैसे? आंशिक रूप से जो है बनाई गई थी। लेकिन 1935 का समय आया तो पूर्ण रूप से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया और वर्तमान तक आपकी लखनऊ ही राजधानी आपकी दायित्व में है। उत्तराखंड राज्य का गठन जो है उत्तर प्रदेश से अलग करके कब किया गया था? तो बड़ा क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो है अलग एक नया राज्य बनाया गया था। लेकिन जब उत्तराखंड का राज्य का गठन किया गया था तब इसका नाम उत्तराखंड तो नहीं था, तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या नाम था? उत्तरांचल था, है ना। लेकिन उत्तरांचल को परिवर्तित करके 2007 में, क्या 2007 में जो है उत्तराखंड नाम यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि ये से चीजें कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए बहुत पूछ जाती है। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो उत्तर प्रदेश के संबंध पे कौन सा ऑप्शन सही है? बलिया राज्य जो है सबसे पूर्वी जिला है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का ये नक्शा है ना, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो आपका बलिया जिला है सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा हो जाएगा? बलिया जिला सबसे पूर्वी जिला है। क्या करेक्ट है? हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही है ना, बलिया जिला पूर्वी जिला है। सहारनपुर जो है कौन सा? सहारनपुर राज्य जो है सबसे उत्तरी जिला है। आप यहां पर देखोगे सहारनपुर रहेगा। कौन सा? सहारनपुर रहेगा सबसे आपका कौन सा रहेगा? हम कहेंगे उत्तरी जिला, नॉर्थ वाला जिला रहेगा। और बलिया आपका पूर्वी जिला रहेगा। सोनभद्र राज्य सबसे दक्षिणी राज्य है। सोनभद्र राज्य की बात की यहाँ पर जो है सबसे दक्षिणी राज्य रहेगा। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी रहेगा। मथुरा राज्य सबसे पश्चिमी जिला है। मथुरा राज्य सबसे पश्चिमी जिला है क्या? हम कहेंगे नहीं, शामली जिला है सबसे पश्चिमी। पूछा जाए तो शामली है। क्या है? शामली जिला जो है सबसे पश्चिमी जिला है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला गलत है, इसमें पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला बिल्कुल जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है किस जिले में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है। कानपुर में है। कहां पर है?
शर्करा संस्थान के बारे में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहा है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कब स्थापन की गई थी, 1957 में इसके जो है स्थापना को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अब बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो कहां पर देखने को मिलेगा, गाजियाबाद में। कहां पर, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मिलेगा। चलो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए है कितना, तो हम कहेंगे 829 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। कौन सी जनसंख्या के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। अब जनसंख्या घनत्व के मामले में हम एक एक करके तीन आपके जनसंख्या घनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो पहला आपका हो जाएगा गाजियाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। और तीसरा पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे लखनऊ हो जाएगा। तो ये आपके कौन से हैं, सबसे ज्यादा वाराणसी, सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, सबसे कम आपका लखनऊ में। एक तरीके से गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अगर हम जिलों की बात की जाए तो सबसे कम की बात की जाए तो ललितपुर में आपका सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व है। कौन से, ललितपुर में। ललितपुर की बात की जाए तो कहां पर है, फिर हम कहेंगे सोनभद्र में सबसे कम है। और सोनभद्र की बात की जाए तो कहां पर है, हमीरपुर में है। जानकी का हमीरपुर में है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम दोनों मैंने आपको बता दिए। और टोटल कितना है, 829 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। चलिए कुछ क्वेश्चन बात करेंगे, थोड़ा करंट अफेयर से भी देख लेते हैं ना, इंपोर्टेंट रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025 में राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश के राजकोषीय प्रबंधन के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार करें, ऋण चुकौती के अतिरिक्त कुल अनुमानित व्यय जो है 7.57 लाख करोड़ रुपए। तो हम ऐसे कह सकते हैं 7.57 लाख करोड़ रुपए जो है ऋण चुकौती के अतिरिक्त है, कुल अनुमानित जो खर्च है वो 7.57 लाख करोड़ रुपए है। और पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इनको हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 की अनुमानित क्षेत्रवार आवंटन राशि सही सम्मिलित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 25-26 में जो आपकी क्षेत्रवार आवंटन राशि है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो शिक्षा एवं खेल कला संस्कृति जो है कितना दी गई, शिक्षा एवं खेल कला संस्कृति के बारे में बात की जाए तो आपके यहाँ पर ये आंकड़ा गलत लिखा है। तो आंकड़े की बात की जाए तो हम कहेंगे 1 लाख, कितना करोड़ में है, सारे करोड़ में रहेंगे, आपको याद रखना है। 1,03,553 रुपए जो है आपकी शिक्षा खेल और कला संस्कृति के मामले में दी गई है। कभी आ जाए स्वास्थ्य परिवार कल्याण के मामले में कितना दी गई है, तो हम कहेंगे 49,036 करोड़ रुपए दी गई है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। सामाजिक कल्याण पोषण विभाग के बारे में बात की जाए तो सामाजिक कल्याण पोषण के बारे में 25,553 गलत लिखा है। सामाजिक कल्याण पोषण के मामले में 36,897 करोड़ रुपए जो यहाँ पर आवंटन किए गए हैं। नगरीय विकास के मामले में बात की जाए तो यहाँ पर 25,000 गलत लिखा है, 33,000 गलत लिखा है, 25,946 जो है आपका नगरीय विकास के मामले में दिए गए। तो ऑप्शन आपका केवल बी वाला सही था, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। नेक्स्ट बात करेंगे, अरे 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 एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय बजट 25-26 के 4 प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल नहीं था। तो केंद्रीय बजट में 25-26 के 4 प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त समूह में कौन सा शामिल नहीं है, गरीब, युवा, कृषि और महिलाएं। तो हम कहेंगे इनमें से गरीब, युवा और महिलाएं शामिल है, कृषि इसमें शामिल नहीं था आपके 4 प्रमुख प्राथमिकता समूह में, 4 प्रमुख प्राथमिकता समूह में शामिल नहीं था। अब 4 कौन कौन से थे, अब एक बार फिर से याद रख लो। एक तो आपका गरीब शामिल था जो इसमें ऑप्शन में रखा ही गया है, दूसरा युवा शामिल था, ये भी ऑप्शन रखा गया है, तीसरा अन्नदाता, क्या था, अन्नदाता शामिल था, और चौथाई में इसमें जो है आपकी नारी या महिला शामिल थी। तो ये 4 आपके स्तंभ थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट 25-26 के अनुसार भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं अनुमानित कितनी हैं। तो भारत सरकार की कुल बकाया देयताएं अनुमानित पूछ रहा है 25-26 के बजट के अनुसार कितनी है। ऑप्शन रहेगा जीडीपी का 56.1% है, कितना, जीडीपी का 56.1% है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 योजना परियोजनाएं में आवंटन अनुमानित सही रूप से नहीं है। तो यहाँ पर एक गलत है, और कौन सा गलत है उसको हम देख लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 400 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, बिल्कुल करेक्ट है। जीरो प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश अभियान में 250 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश क्लीन आपका
एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में बात की जाए कितना दिए गए हैं, 198 करोड़ रुपए दिए गए। कितना, 198 करोड़ रुपए दिए गए। 500 करोड़ तो गलत लिखा था, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निमिष नारायण वेद विज्ञान केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर गलत था, बाकी ऑप्शन जो आवंटित किए गए योजनाओं में वो आपके ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2025 के निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो 2025 में बजट में उत्तर प्रदेश के किन किन की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। एक तो आपकी अयोध्या सोलर सिटी की घोषणा की गई, करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी मतलब कि एआई सिटी के बारे में घोषणा की गई है, ये भी करेक्ट है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की ये भी घोषणा की गई, करेक्ट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये भी घोषणा की गई, करेक्ट है। तो चारों ही घोषणाएं आपकी उत्तर प्रदेश के बजट 25 में की गई हैं। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किस एक्सप्रेसवे की घोषणा को किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट के 25-26 में एक्सप्रेसवे की घोषणा किया गया है, कौन सी, तो हम यहाँ पर कहेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, बिंद एक्सप्रेसवे की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नहीं की गई, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस की गई। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कौन सा सेवा क्षेत्र के संबंध में सही नहीं है। सेवा क्षेत्र के बारे में एक ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है देखते हैं। सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत के सकल मूल्य वर्धन मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडिट में 55% जो है योगदान दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में वर्ष दर वर्ष 13% की वृद्धि हुई, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सेवाओं की प्रमुख भूमिका रही है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। सेवा निर्यात में भारत का वैश्विक स्तर 14वां स्थान है, तो सेवा निर्यात में 14वां स्थान नहीं है बल्कि 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। पर्यटन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 22-23 में भारत की जीडीपी में 5% योगदान दिया, 7 करोड़ से अधिक नौकरियों का उत्पादन किया है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी करेक्ट था, जबकि सी वाला गलत था, क्योंकि सेवा निर्यात में भारत का वैश्विक स्तर पर बात की जाए 7वें स्थान पर जो है रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा घटक केंद्रीय बजट 25-26 में कुल सब्सिडी व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा है। बात कर रहा है कि जो केंद्रीय बजट 25-26 में कुल सब्सिडी मतलब कि टोटल सब्सिडी जो दी गई है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, उर्वरक का, ब्याज का, खाद्यान्न का या फिर एलपीजी का। हम कहेंगे खाद्यान्न के मामले में जो है सब्सिडी जो है सबसे ज्यादा दी गई है। किसमें, खाद्यान्न के मामले में सबसे ज्यादा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सी पहल केंद्रीय बजट 25-26 में निर्यात संवर्धन हेतु घोषित की गई है। तो केंद्रीय बजट है 25-26 जिसमें निर्यात के लिए मतलब कि क्या बात कर रहा है, एक्सपोर्ट के लिए बात कर रहा है कि कौन सी यहां पर जो है मिशनों को लॉन्च किया गया है या मान्य किया गया है। तो ऑप्शन रहेगा निर्यात संवर्धन मिशन, भारत ट्रेड नेट, जीसीसी हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा और आपकी एयर कार्गो के लिए वेयर हाउसिंग की सुविधा। तो चारों ही ऑप्शन आपके केंद्रीय बजट में रखे गए हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखो इनमें से सीधा फैक्ट है, आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो आप सोचो कि मतलब एक्सप्लेन करें तो बहुत एक हर चीज बहुत बड़ी डिटेल है, तो आपको ये तो सारी चीजें करंट अफेयर में देखना पड़ेंगी, जो हमारे करंट अफेयर का सेशन चलता है उसमें आप देख पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ स्थान है और दूसरा है 1857 के विद्रोह का दमन करने वाले अधिकारी। तो स्थान और किस स्थान पर 1857 के विद्रोह में दमन करने वाले अधिकारी रहे हैं उनका यहाँ पर बात कर रहा है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। लखनऊ में बात किया है, तो लखनऊ जो संबंधित है हेनरी लॉरेंस ने आपका दमन किया था, करेक्ट है। कानपुर की बात किया है, कानपुर में आपका कैंपबेल ने किया था, किसने, कैंपबेल ने किया था। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो गलत रहेगा, कैंपबेल के द्वारा जो है सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दमन किया गया था, बी ऑप्शन गलत है। जबकि बरेली में भी सर कॉलिन कैंपबेल ने दमन किया था, इलाहाबाद और बनारस में भी कर्नल ऑनसॉयल ने दमन किया था। तो आपको ये सब चीजें याद रखना है। झांसी और ग्वालियर में कभी पूछा जाए तो जनरल हुरोज ने दमन किया था जब रानी लक्ष्मीबाई जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1942 में बलिया में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की नेतृत्व किया है। तो बलिया में 1942 में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया, चित्तू पांडे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर फेवरेट क्वेश्चन भी है, अक्सर आता है। भारत छोड़ो आंदोलन समय 19 अगस्त 1942 का संबंधित रात थी। 1942 में ध्यान रखिएगा, 1942 में बलिया में अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का गठन जो है चित्तू पांडे के द्वारा जो है किया गया था और इन्होंने स्वतंत्र अस्थायी सरकार का जो है यहाँ पर गठन भी कर दिया था। कौन सा वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो लखनऊ में आयोजित होने वाला 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे। और 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें जो गरम दल है
गर्म दल हैं और आपके नरम दल हैं, दोनों लोगों को क्या हो गया था, मिलन हो गया था, है ना। और साथ में इसमें मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। कौन सी? मुस्लिम लीग भी मिल गई थी। इसलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की बात किया तो AC मजूमदार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? AC मजूमदार। इनका पूरा नाम क्या है? अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार है, जिन्हें हम AC मजूमदार भी कहते हैं। सन 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध का अतिक्रमण किए जाने के समय कौन सा अवध का नवाब था? 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर अतिक्रमण किया और उस समय अवध का नवाब कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। उस समय अवध के नवाब की बात की जाए, वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। अच्छा, किसने आक्रमण करके अधिग्रहण किया था? तो लाल डलहौजी। किसने? लाल डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी के द्वारा जो है किया गया था। जल्दबाजी में कभी कभी शब्द भी नहीं आते हैं, मैं लिखना क्या होता है सोचो, इतना सब एक बार में करना होता है, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा सा भी मदद नहीं करते हो, साथ नहीं देते हो। खैर, किसने आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की? आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की गई, है ना। आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में की गई। लेकिन किसने की? तो हम कहेंगे तुलसी राम ने की, जिनको सब दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, गलत है? एक तरफ प्रागैतिहासिक खोज है और उनकी अवधि है। कौन से प्रागैतिहासिक खोज की अवधि कब संबंधित है? इनमें से आपके 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। कौन सा गलत देखेंगे। आधुनिक आखेटक संग्राहकों के अवशेष 85,000 से लेकर 72,000 ईसा पूर्व के हैं, करेक्ट है। आखेटक संग्राहकों की अवस्थियां मध्य पाषाण युग के पूर्व की हैं, जिसमें 10,550 से लेकर 9,550 ईसा पूर्व की है, ये भी करेक्ट है। रथ, ताम्र तलवारें और धूसर मृदमांड की बात की जाए, ये आपकी नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है। क्या है? ये आपकी संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। जबकि बात की जाए घरेलू मवेशियां और प्रारंभिक कृषि के साथ, नवपाषाण युग के हैं, 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के, ये भी आपके ऑप्शन जो है करेक्ट है। आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी स्थल है। कैसा है? आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी स्थल है। किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, सिंधु घाटी से बता के कुछ और भी स्थल है उत्तर प्रदेश में, अगर आप लोगों को किसी को भी पता है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर हम ही बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो आलमगीरपुर है ही है ना, एक तो आपका आलमगीरपुर है ही है। आलमगीरपुर पे आज आपने सुना होगा हुलास, हुलास भी उत्तर प्रदेश में ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मांडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मांडी। क्यों? क्योंकि मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है और बस मात्रा लगाने की देर रहती है ये उत्तर प्रदेश में, तो ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है। दोनों चीजों को याद रखना है। आलमगीरपुर जो आपकी हिंडन नदी पर स्थित है, आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी स्थल है। महाभारत युद्ध के बाद सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध किस महाजनपद से था? तो महाभारत युद्ध में के बाद में जो सत्ता में आए राजा युधिष्ठिर का संबंध है किस महाजनपद से था? हम बोलेंगे कुरुक्षेत्र से था। किस क्षेत्र था? कुरुक्षेत्र से था। संघर्ष की जब समाप्ति हुई, नई राजनीतिक व्यवस्था को चिन्हित किया गया, तो आपका कुरुक्षेत्र का जो है संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अवसर पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी घोषित किया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल बनाया गया था, लेकिन कब और किस विजय के बाद बनाया गया था? ऑप्शन कहेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। कौन सा? पानीपत का युद्ध जो है दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और 1556 में किसके बीच हुआ था? मुगल सम्राट अकबर और किसके? आपके अकबर ने बीरम खां की सहायता से हिंदू सेनापति था। कौन था? हेमू था। हिंदू सेनापति हेमू था। तो कह सकते हो हेमू तथा अकबर के बीच में, हेमू तथा अकबर के बीच में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें हेमू की आपकी पराजय हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। इसके बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया था। और फिर उसके बाद अकबर ने जितनी भी आपकी चीजें बनवाई हैं, सारी की सारी आपकी स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी में ही बनवाई हैं। किस शासक ने 1408 में जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण पूरा किया? तो 1408 में अटाला मस्जिद बनी, कहां पर बनी? जौनपुर में बनी। देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। 1408 में अटाला मस्जिद बनी, कहां पर बनी? जौनपुर बनी। किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए का इब्राहिम शाह सरकी शासक ने बनवाया। किसने? इब्राहिम शाह सरकी शासक ने बनवाया था। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे 51 से आएंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में इस चैनल पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज और भी लग रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो, क्योंकि एक दिन में हम 3 से 4 टेस्ट सीरीज हमारी आती रहती हैं अलग अलग समय पर। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।